नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आलोक आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस एसएससी एमटीएस के महा एनालिसिस वाली क्लास में। हालांकि क्लास आप लोगों की बहुत लंबी नहीं होगी लेकिन बहुत सारी होंगी, क्योंकि छोटे छोटे टाइम पर आपको भी देखने के लिए सही रहेगा और मुझे भी क्लास प्रोवाइड करने के लिए भी सही रहेगा, क्योंकि रिसोर्सेज उतने सारे नहीं है कि अच्छा कैमरा हो, स्मार्ट बोर्ड हो तो मैं आप लोगों को लगातार वो चीजें लाइव दे सकूं। तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मैं चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं और कोशिश करूंगा कि ऐसा टू द पॉइंट मैटर मैं आपको प्रोवाइड करूं कि आपका जो आने वाले लोग हैं एमटीएस में, जिनका भी पेपर होने वाला है नवंबर तक, उनको मतलब और कहीं से कुछ भी, कोई बुक, कोई चैनल, कोई कोर्स, कुछ भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और इसके पहले भी मैंने 4 से 5 वीडियोस एमटीएस के लिए बनाए थे एनालिसिस के, और जिन लोगों ने उसको पढ़ के, उनके पीडीएफ्स पढ़ के, उस वीडियोस को देख के एग्जाम दिया था, जीएस में उन्होंने बहुत ही अच्छा करके आया है। तो यहाँ पर चीजें ये हैं कि हम जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे और उस पर कितने प्रश्न बन सकते हैं और उसका जो मैटर होगा, क्या क्या उसमें आ सकता है और आगे क्या पूछ सकता है, इन सारी चीजों को यहाँ पर हम कवर करेंगे। ठीक है, तो महाएनालिसिस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आलोक आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं एसएससी एमटीएस के महाएनालिसिस में, और शुरू करेंगे आज की अपनी क्लास को पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किसी जज पर पहली बार महाभियोग लाने का प्रस्ताव किस वर्ष में रखा गया था। तो ये सारी चीजें देखिए, एमटीएस बहुत ही ऊट पटांग के क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है जैसे जैसे पेपर खत्म हो रहा है। अभी इसने पूछ लिया था कि जो देवदास मूवी थी उसमें कोरियोग्राफर कौन था। ठीक, तो मतलब कुछ भी पूछ रहा है जिसको आप कभी सोच भी नहीं सकते हो कि ये पूछ भी सकता है। तो उस हिसाब से अब आपके लिए मैं ये जो पेपर है वो बनाया हूं। ठीक है, 5 से 6 क्लास, 7 क्लास हम लेंगे और उसी में सारा एक बार में निपटा देंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए, पहली बार कब लाया गया था? जो वी रामा स्वामी थे, कौन थे? वी रामा स्वामी, है ना, ये कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के जज थे। तो इनके विरुद्ध वर्ष 1991 में क्या लाया गया था दोस्त? लाया गया था महाभियोग प्रस्ताव, पहली बार, है ना। कब लाया गया था? 1991 में। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा, 1991 में पहली बार वी रामास्वामी के विरुद्ध ये लाया गया था। अगर आप बात करें नियुक्ति की, तो सुप्रीम कोर्ट में जो नियुक्ति होती है वो होती है अनुच्छेद 124 2 से, है ना। किससे? अनुच्छेद 124 2 से। लेकिन हटाया किससे जाता है? तो अनुच्छेद 124 का खंड 4, ये अनुच्छेद जो है ये न्यायाधीशों को पदमुक्त करने या हटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्लियर? यहाँ पर अगर आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ी चीजें जाने, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर थोड़ी चीज जानेंगे तो 28 जनवरी 1950 को ये स्थापित हुआ था, है ना। उसके बाद अगर इसके प्रावधानों की बात करें तो अनुच्छेद 124 से 147 तक, कहां पर? भाग 5 में, जिसमें संघ के बारे में चर्चा की गई है। भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट की भी चर्चा दोस्त की गई है, तो ये भी आप देखेंगे। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में कौन है सीजेआई? वर्तमान में है डी वाई चंद्रचूड़। आपके पेपर में इन्हीं के बारे में पूछा जाएगा। हालांकि 51 में बने हैं कौन? संजीव खन्ना, वो अभी आपसे नहीं पूछा जा रहा है। हाँ, ये जरूर याद रखिएगा कि जो डी वाई चंद्रचूड़ हैं वो 50वें नंबर के क्या है? सीजेआई हैं भारत के। क्लियर? उसके बाद अधिकतम कितने, अधिकतम जज कितने हो सकते हैं? तो वर्तमान में अभी है 33+1, यानी कि 33 न्यायाधीश हैं और एक सीजे आई हैं। ठीक है, और अगर इसमें एक चीज और आप देखें तो न्यूनतम कितने हो सकते हैं? तो न्यूनतम 8, 8 से कम जज सुप्रीम कोर्ट में नहीं होंगे। पहले अगर सीजेआई की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा। पहले सीजेआई कौन थे? हरिलाल जे कानिया। ठीक है, इनको हम एच जे कानिया भी बोलते हैं, एच जे कानिया। अगर आप इनकी बात करें पदमुक्ति की, तो इनका कार्यकाल होता है 5 साल का। कितना? 5 साल का। और अगर इनका, इनकी जो एज है वो 65 वर्ष पहले हो जाती है, तो देखिए 65 वर्ष और 5 साल में जो भी पहले हो जाएगा वहीं से इनको पदमुक्त कर दिया जाएगा। जैसे 5 साल का कार्यकाल है, कोई व्यक्ति 63 वर्ष की उम्र में क्या बनता है? मुख्य न्यायाधीश बनता है, तो वो मात्र 2 साल के लिए मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर रहेगा। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर।
उसके पहले कुछ अनुच्छेद देख लीजिए, क्योंकि आपसे डायरेक्ट अनुच्छेद पूछा जा रहा है। तो अनुच्छेद 124 किसका प्रावधान करता है? ये करता है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता, उनका कार्यकाल। फिर आएगा अनुच्छेद 126, ये प्रावधान करता है दोस्त, जब सीजेआई नहीं होंगे, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। फिर अनुच्छेद 131 की बात करेंगे, ये क्या करता है? केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद होता है वो किसके न्याय क्षेत्र में आएगा? वो सर्वोच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र में आएगा। ये इसकी क्या है? मूल अधिकारिता है। क्या है? मूल अधिकारिता। यानी कि अगर दो राज्यों के बीच में या फिर केंद्र और राज्य के बीच में कोई विवाद हो जाता है तो वो केस जो है वो सिर्फ और सिर्फ उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में ही सुना जाएगा। उसके बाद आप बात करेंगे आर्टिकल 132, अनुच्छेद 132। 132 जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में बात करता है। फिर आएगा अनुच्छेद 136। 136 क्या है? विशेष अनुमति याचिका दायर करने का इसका अधिकार है। फिर अनुच्छेद 141, ये क्या है? ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा, ये जो इसके लोअर कोर्ट होंगे, ठीक है, जैसे हाई कोर्ट हो गया, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गया, इन सब पर ये बाध्यकारी होंगे। जैसे किसी केस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया तो हाई कोर्ट उससे उलट जाकर वैसे किसी केस के लिए निर्णय नहीं दे सकता है। उसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 143 की, तो राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श का अधिकार। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप बढ़िया से नोट डाउन कीजिएगा। ये टेबल पूरी इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये चीज यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, चलो तो देखो, अगर एक क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम मिल रहा है तो ये मत सोचना कि क्वेश्चंस कम हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके 10 से 12 क्वेश्चन क्या हैं? क्लियर हो रहे हैं। ठीक, चलो फिर उसके बाद आपसे पूछा गया कि उड़ीसा में स्थापित पहला लौह इस्पात संयंत्र कहां पर है? ठीक, तो अब देखो ये कहां पर है दोस्त? ये है सुंदरगढ़ में, है ना? कहां पर? सुंदरगढ़। ठीक, ये आप याद रखिएगा, सुंदरगढ़ आप याद रखेंगे भाई। और उसके बाद अगर आप आगे चलेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 3 फरवरी 1959 को, है ना? कब हुई थी? 3 फरवरी 1959 को। कौन थे ये प्रधानमंत्री? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये भी क्लियर। अगर बात करें किसकी सहायता से, तो ये जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। किसकी सहायता से? जर्मनी की हेल्प से हमने इसको स्थापित किया था। अगर आप बात करें तो इसमें एक ब्लास्ट फर्नेस था। ब्लास्ट फर्नेस मतलब एक भट्टी होती है जिसमें लोहे को पिघलाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्नेस बोलते हैं, भट्टी बोलते हैं। उसका नाम क्या था? उसका नाम आप याद रखिएगा, पार्वती नाम था, जिसका उद्घाटन किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया था। क्लियर? तो ये आप याद रखिएगा, पार्वती जो है इस संयंत्र में लगी एक भट्टी का नाम है। ठीक, चलो अगर कुछ देखें तो भिलाई इस्पात संयंत्र ये कहां पर है दोस्त? ये भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये कब हुआ था? 1955 में। ठीक है, कब स्थापित किया गया था? 1955 में। मेन इसका उद्देश्य क्या था? जो रेलवे की पटरियां बनती है ना, उसको बनाने के लिए। ठीक है, तो रेलवे पटरी बनाने के लिए, ये रेल पटरियों के निर्माण के लिए इसको स्थापित किया गया था। फिर बात करेंगे राउरकेला, ये भी उड़ीसा में ही स्थित है। ठीक है, तो राउरकेला ये 1959 में हुआ था। अब इसको नोट कीजिएगा कि ये भारत का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र है। ठीक है, पहला क्या है? ये एकीकृत इस्पात संयंत्र है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका बोकारो। बोकारो को बनाया गया था रसिया के सहायता से। ठीक है, कहां पर स्थित है? झारखंड में। 1972 में ये स्थापित किया गया था। और जो सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये इसका क्या करती है? संचालन करती है। ठीक है, मतलब जो स्टील, सेल का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा क्या होता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद बात करें दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ये कहां पर है दोस्त? पश्चिम बंगाल में स्थित है। 1959 में इसको स्थापित किया गया था। फिर सेलम, सेलम कहां है? तमिलनाडु में। 1982 में इसको लगाया गया था। और यह मुख्य रूप से स्टेनलेस स्टील जो होती है, जो आप आजकल चमकदार बर्तन देखते हैं स्टील के, उनका निर्माण यहाँ पर किया जाता है। फिर विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र भद्रावती कर्नाटक में स्थित है। 1923 में इसको स्थापित किया गया था।
फिर तारापुर इस्पात, तारापुर ये टाटा स्टील के द्वारा है। और अगर आप बात करें जिंदल स्टील प्लांट, तो ये अंगुल उड़ीसा में स्थित है। ठीक, क्लियर, बढ़िया से। तो ये सारे हैं। अगर आपसे एक पूछा गया कि कहां पर है, तो दूसरा भी पूछा जा सकता है कि कहां पर है, तो इसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा। चलो आगे चलेंगे। आगे आपसे पूछा गया है कि 2019 का राष्ट्रीय शिरोमणि अवार्ड किस कथक नर्तक को दिया गया था, मतलब किस कथक डांसर को ये दिया गया था, है ना। तो यहाँ पर आइए सभी लोग एक बार, और जो भी लोग अभी जुड़े हैं वो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो क्या है, किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था मंजूश्री चटर्जी को। किसको दिया गया था, मंजूश्री चटर्जी को ये अवार्ड दोस्त दिया गया था। ये क्या है, ये कथक की बहुत ही फेमस डांसर हैं। ठीक, अब देखिए कथक क्या है, कथक उत्तर भारत का या फिर उत्तर प्रदेश का एकमात्र क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। बाकी सारे जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो कहाँ के हैं, दक्षिण भारत के हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी दिया गया था। कब, 2011 में। तो क्यों, अगर आपसे 2019 का पूछ लिया तो 2011 भी पूछ सकता है, क्योंकि बहुत ही वेग क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, बहुत ही ऊट पटांग अब पूछ रहे हैं, क्योंकि पेपर इतनी सारी शिफ्ट में होता है ना दोस्त की क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, तो पूछना पड़ता है उनको। ठीक, तो आगे बढ़ेंगे, कुछ और डांसर्स के बारे में जानेंगे। तो ये सारे जो हैं ये किसके हैं कलाकार, ये कथक के हैं। ठीक, तो ये नोट कीजिएगा, कथक के हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पंडित बिरजू महाराज। इनको 1986 में पद्म भूषण, 1964 में संगीत नाटक अकादमी और 1987 में कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिर शंभू महाराज, इनको पद्म विभूषण 1956 में और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1953 में दिया गया था। फिर बात करें सितारा देवी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको आप लिखिएगा। सितारा देवी को 1973 में पद्मश्री दिया गया था। संगीत नाटक अकादमी जो है ये 1969 में, और कालिदास सम्मान जो है ये 1995 में दिया गया था। फिर कुमुदिनी लाखिया, इनको पद्मश्री 1987 में और संगीत नाटक अकादमी 1980 में प्रदान किया गया। फिर दुर्गा लाल, संगीत नाटक अकादमी 1989, नेशनल कल्चर अकादमी अवार्ड 1990। फिर माया राव और सरस्वती सेन, इनको आप पढ़ लीजिएगा पीडीएफ से। ठीक है, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट थे मैंने नोट डाउन कर दिए हैं, इसको आप अच्छे से याद करके जाइएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पूछा गया है आपसे कि जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, और अगर आप हिंदी में बात करें तो इसको हम बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। कि ठीक है, क्या हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। अब घरेलू मतलब क्या हो जाएगा, घर के अंदर, है ना, किसके, घर के अंदर। लेकिन जीडीपी क्या होती है, देश की होती है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, देश के अंदर, है ना, क्या हो जाएगा, देश के अंदर। अगर यहां पर आप देखिए, ये क्या है, ये है हमारा प्यारा भारत। तो अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, क्या है, ये इंडिया का मैप है मान लो दोस्त, जैसे भी बना है आपको समझाने के लिए। तो ये क्या है, देश की सीमा है। ठीक, तो जीडीपी का मतलब क्या होता है कि किसी देश की सीमा के अंदर, ठीक है, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन की गई समस्त वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य, मतलब लास्ट में वो कितने की बेची गई। उसमें जैसे ये नहीं जोड़ सकते कि चलो 5 रुपए बनाने का लगा, फिर 6 रुपए मार्केटिंग का लगा, फिर 7 रुपए इसके ट्रांसपोर्ट में लगा, तो पूरा पूरा ये 20-25 रुपए का होता नहीं। एमआरपी जो लिखी जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं, एमआरपी जो होता है ये होता है अंतिम मूल्य। तो यही इसका क्या है, आकलन। ठीक, तो ये होता है क्या, आपका जीडीपी। तो डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे जो स्टेटमेंट बेस्ड है। ठीक, तो अब धीरे धीरे क्या है, एमटीएस का लेवल ओवर होता जा रहा है, जो उसका लेवल है उससे। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप बात करें, जीडीपी पूछा गया, आपसे जीएनपी भी पूछा जाएगा, एनडीपी भी पूछा जाएगा, एनएनपी भी पूछा जाएगा, क्योंकि देखिए उनको भी नॉर्मलाइजेशन करना है, तो वो भी क्वेश्चन जो रखेंगे वो एक सेम पैटर्न पे ही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि फिर नॉर्मलाइजेशन में उनको बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए अगर जीडीपी पूछा गया, तो जीडीपी मैंने आपको बताया कि किसी देश की सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करें जीएनपी की, तो ये क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये होता है कि देश के नागरिक द्वारा, अब वो चाहे अमेरिका में रह रहा हो, चाहे रूस में, चाहे जर्मनी में, चाहे जापान में, अगर वो भारत का नागरिक है
है ना। तो उसके द्वारा जितना इनकम किया गया वो काउंट किया जाता है किसमें, जीएनपी में किया जाता है। अब इसको जब हम काउंट करते हैं तो जैसे हमारे जो नागरिक विदेश में रह रहे हैं उनकी इनकम को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसमें से घटाते क्या है, जैसे अब देखिए हमारे लोग अमेरिका में रह रहे हैं तो अमेरिका के कुछ लोग भी यहाँ पे रह रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो विदेशी काम कर रहे हैं उनको जो यहाँ की कंपनियां सैलरी दे रही हैं उसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो जीएनपी निकलकर सामने आ जाता है। क्लियर। चलिए उसके बाद बात करेंगे एनडीपी की, इसको हम बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें क्या बोलता है कि जो हमारी जीडीपी होती है, क्या होती है, जीडीपी जो होती है इसमें से हम घटा देते हैं किसको, इसमें से हम घटा देते हैं डिप्रिसिएशन यानी कि मूल्य ह्रास, है ना। क्या घटाते हैं, मूल्य ह्रास इसमें से हम घटा देते हैं, तो क्या निकल के आ जाता है, एनडीपी निकल कर आ जाता है। और एनएनपी का भी सेम ऐसे है, जब हम जीएनपी से मूल्यह्रास घटाते हैं तो एनएनपी निकलकर आ जाता है। क्लियर। तो ये चारों परिभाषाएं आप याद रखिएगा, आपसे 101% पूछा जाएगा। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र दोस्त क्या होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है, तो ये देखिए एक खाने में यूज किया जाता है, चीजों को बेक करने के लिए, ऐसे आप कर लीजिए कि किण्वित करने के लिए, उनको फुलाने के लिए यूज किया जाता है। कभी कभी इसके जगह पर आप इनो का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो इससे पूछा गया है कि इसका सूत्र क्या होता है, तो ये होता है NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3, ये होता है किसका, बेकिंग सोडा का सूत्र, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्त, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, ठीक है। अगर आप वैसे बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि Na क्या है, सोडियम होता है, H क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, और CO3 क्या होता है, कार्बोनेट होता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, CaCO3, ठीक है। सिंपल सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, NaCO3, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक। क्लियर। चलिए आगे देखिए, आगे कुछ और है। सोडियम कार्बोनेट किसका हो गया, आपने इसका पढ़ा, सॉरी बेकिंग सोडा आपने पढ़ लिया। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। फिर उसके बाद अगर आप बात करें धावन सोडा, ठीक है, धावन सोडा जो होता है इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। फिर अगर यहाँ पर और बात करें तो फिटकरी का फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। फिटकरी का होता है KAl2SO4 का ट्वाइस इंटू 12H2O। ये बहुत ही ज्यादा रटाया जाता था हम लोग को 12th में, ठीक। तो ये होता है किसका, फिटकरी का। ये इंपॉर्टेंट भी है, पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद चूना, चूना का क्या होता है, CaO। फिर उसके बाद चाक, ठीक है, चाक का क्या होता है, CaCO3। क्या है ये, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद होता है धातु सोडा, या फिर उसको हम बोल देते हैं सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, इसका होता है NaOH। फिर चूने का पानी, चूने का पानी होता है CaOH का ट्वाइस। उसके बाद ग्लूकोज, हाँ ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है, इसका होता है C6H12O6, तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद सिरका या फिर विनेगर जो आप बोलते हैं, तो सिरके का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH, तो ये भी आप याद रखिएगा। ये किसका फार्मूला है दोस्त, सिरके का फार्मूला हो जाता है। फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको आप याद रखिएगा। इसका होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O, तो इसको आप याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। चूना पत्थर आपको मैंने बता दिया, CaCO3। आपने उधर पढ़ा था किसका, शुगर का, अब पढ़ लीजिए एक बार सुक्रोज का। सुक्रोज का बस 2 से गुणा करना होता है मोटा मोटा, तो C12H22 उसके बाद O11, ठीक है। ये किसका होता है, सुक्रोज का फॉर्मूला आपका होता है। फिर कास्टिक सोडा होता है आपका NaOH। फिर नीला थोथा आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये होता है आपका दोस्त CuSO4 इंटू 5H2O, तो ये किसका होता है, नीला थोथा। उसके बाद मार्बल या फिर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसी को हम क्या बोल देते हैं, चूना पत्थर या फिर लाइम स्टोन। तो देखिए नाम बदलकर अगर पूछा जाता है तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए ये कितना ही ज्यादा ऊटपटांग क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि दिल तो पागल है फिल्म के कोरियोग्राफर कौन थे। अब बताओ, ये कोई पूछे जाने वाला क्वेश्चन है पेपर में, कहां से कहां तक ये रिलेट करता है एमटीएस के बच्चों से, कि दिल तो पागल है के कोरियोग्राफर कौन है। चलो कोई बात नहीं, आया है तो पढ़ेंगे। इसके कोरियोग्राफर हैं श्यामक
डावर। कौन है? श्यामक डावर इसके कोरियोग्राफर हैं। ठीक, ये समझ में आया। अगर आप बात करें हिंदी सिनेमा की, तो हिंदी सिनेमा के जनक कौन है? दादा साहब फाल्के। ठीक है, कौन है? दादा साहब फाल्के हैं। इन्होंने पहली मूक फिल्म बनाई थी, यानी कि अनबोलती, इसमें आवाज नहीं थी, सिर्फ अभिनय था, और इस मूवी का नाम था राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, क्या नाम था? राजा हरिश्चंद्र। ये मूवी थी जो उस टाइम पर आई थी दादा साहब फाल्के के निर्देशन में। कब आई थी? 1913 में। ठीक, उसके बाद अगर आप बात करें तो पहली आवाज वाली फिल्म कौन सी बनी? 1931 में बनी थी आलम आरा। ठीक है, क्या नाम था इसका? आलम आरा इस मूवी का नाम था। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। आइए कुछ और चीजों को देखते हैं, जैसे कुछ अवार्ड्स हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दादा साहब फाल्के अवार्ड पहली बार कब दिया गया था? तो पहली बार दिया गया था देविका रानी को। किसको? देविका रानी को 1969 में। फिर उसके बाद राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो दिया गया 1967 में किसको दिया गया? उत्तम कुमार को। फिल्म फेवर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 1954 में दिलीप कुमार को दिया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री 1954 का किसको दिया गया था? मीना कुमारी को। ठीक, और अगर आप बात करें तो ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली मूवी कौन सी थी इंडिया की? तो वो थी दोस्त मदर इंडिया। फिर उसके बाद फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सत्यजीत रे को दिया गया था, सबसे पहला वाला। फिर उसके बाद राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी सबसे पहली? वो थी शराब्दी। क्लियर? तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में 2018-19 के बजट के दौरान कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो देखिए अब कहां पर ये जा रहा है? 2018-19। भाई बच्चा कितना पुराना करंट अफेयर पढ़ेगा, है ना? कितना पुराना करंट अफेयर पढ़ लें हम? 5-5 साल पुराना। तो ये कोई बात मतलब नहीं होती है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं तो ठीक है। अब देखिए 2018-19 में योजना जो है शिक्षा के लिए लाई गई थी समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, कौन सी योजना दोस्त? समग्र शिक्षा अभियान। इसको 2018 में शुरू किया गया था, किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसका मतलब था कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चों का एडमिशन जो है वो करवाया जाए। ठीक है, अगर आप बात करें कुछ और योजनाओं की, तो समग्र शिक्षा अभियान लाया गया 2018 में। ठीक है, उसके बाद पीएम पोषण, आप लोगों ने सुना होगा मिड डे मील। ठीक है, क्या सुना होगा? मिड डे मील, यानी कि लंच में खाना मिलेगा। किसको? सरकारी बच्चों को। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? पोषण स्तर को सुधार करना। इसको कब लाया गया? 2021 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? पीएम पोषण। ठीक है, क्या कर दिया गया? पीएम पोषण इसका नाम कर दिया गया। तो इसको भी आप याद रखिएगा। उसके बाद राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान लाया गया था 2013 में। उन्नत भारत अभियान लाया गया था 2014 में। फिर उसके बाद शिक्षा गारंटी योजना, ठीक है, क्या लाया गया? शिक्षा गारंटी योजना 2001 में। उसके बाद राष्ट्रीय साधन सह मेरिट छात्रवृत्ति योजना, ये लाई गई 2008 में। कस्तूरबा गांधी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा दोस्त। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ये लाया गया था मायावती के टाइम पर 2004 में। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको लाया गया था 2015 में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सारी शिक्षा से जुड़ी योजनाएं हैं, इनको भी आप क्या करेंगे? याद कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। आगे पूछा गया है कि फिर देखिए फिर से 2019 का आ गया कि 2019 में किस कथक नृत्यांगना को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था? ठीक, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये तेलंगाना के थे। इनका नाम था क्या? इनका नाम था राघव राज भट्ट। क्या नाम था? राघव राज भट्ट नाम था इनका। ठीक है, अब इनकी पत्नी थी जिनका नाम था मंगला। क्या नाम था? मंगला। और इनको जो है 2019 का पद्म श्री जो है वो अवार्ड, सॉरी 2019 का संगीत नाटक अकादमी जो है ये प्रदान किया गया था इनको। ठीक है, क्या? संगीत नाटक अकादमी। अगर आप बात करें 2019 में, तो मंजू बरगावी थे एक, इनको भी कुचिपुड़ी के लिए संगीत नाटक अकादमी दिया गया था। तो दो लोगों को दिया गया था, कथक के लिए किसको? कथक के लिए मंगला को, किसको? मंजू बरगावी को। तो ये बढ़िया से आप याद कर लीजिएगा। आगे चलें तो कुछ और हैं जिनको अवार्ड्स दिए गए हैं, तो ये आप देखिए। ठीक,
संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स का लिस्ट है ये भी आप याद रखिएगा, नहीं तो पता लगा कि कौन सा अवार्ड है यही सोचने में पड़े हैं। ठीक है, क्या है ये? संगीत नाटक अकादमी, है ना, संगीत नाटक अकादमी। अब यहाँ पर इसको एक एक करके सारा याद कीजिएगा, सारा इंपॉर्टेंट है, एक भी मिस नहीं करना है। ठीक, चलिए पहला क्या है? पंडित रविशंकर 1958 में दोस्त सितार के लिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे 1956 में। फिर उसके बाद पंडित बिरजू महाराज कथक के डांसर थे 1964 में। ठीक है, उसके बाद एम बाल मुरली कृष्ण, इनको 1975 में कर्नाटक संगीत के लिए दिया गया था। फिर भीमसेन जोशी को 1972 में दिया गया था हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए। फिर केलूचरण महापात्र को 1966 में दिया गया था उड़ीसी डांस के लिए। फिर लता मंगेशकर को दिया गया ये 1989 में गायन के लिए। उस्ताद अमजद अली खान को दिया गया था 1989 में, सरोद बजाते हैं इसलिए। ठीक, उसके बाद गिरजा देवी को 1977 में ठुमरी गायन के लिए ये अवार्ड प्रदान किया गया था। ठीक, चलो अब उसके बाद आपसे पूछा गया है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। तो यहां पर आपसे पूछा गया कि समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक, किस मौलिक कर्तव्य में ये कहा गया है? तो बात करें अगर सबसे पहले मौलिक कर्तव्य की, तो मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान में दोस्त कितने? तो मूल संविधान में जवाब आएगा सभी का 0। ठीक, फिर उसके बाद 42वां संविधान संशोधन, कौन सी कमेटी? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने क्या लाया? 42वां संविधान संशोधन लाया। कितने मौलिक कर्तव्य दोस्त? 10। फिर उसके बाद 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन में कौन सा जोड़ा गया? 11वां। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो मूल संविधान में 0, 42वें से 10, 86वें से एक और, तो टोटल वर्तमान में कितने? 11। अनुच्छेद कौन सा है? 51A है। भाग कौन सा है? भाग है 4A, है ना। 4A में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की सूची आपको प्रदान की गई है। वर्ष 1976 में ये जोड़े गए थे। ठीक, बात करें अगर एक एक की, तो पहला मौलिक कर्तव्य क्या है? ठीक है, पहला मौलिक कर्तव्य है आपका संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे। दूसरा क्या है दोस्त? दूसरा है स्वतंत्रता के लिए जो हमारा राष्ट्रीय संघर्ष और गौरव है उसको हम याद करेंगे। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे भाई। चौथा क्या है? देश की सेवा करेंगे और अनिवार्य परिस्थितियों में भी देश के लिए उपस्थित रहेंगे। पांचवा क्या है? भारत के सभी लोगों में बंधुत्व की भावना और इसके देश की हम गरिमा, एकता और अखंडता को संरक्षित करेंगे। आगे है छठवां आपके पास कि हमारी संस्कृति समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखेंगे और उसका संरक्षण करेंगे। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करेंगे, जिसमें वन, झील, नदी, वन्य जीव ये सारी चीजें आते हैं। आठवां है कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता की क्या करेंगे? इसकी भावना का विकास करेंगे। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे और हिंसा नहीं करेंगे। 10वां है कि राष्ट्र को हम लगातार एक ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करेंगे। और 11वां इसको जोड़ा गया कब? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें क्या था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का अधिकार उनके अभिभावक की फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो होगी। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे आते हैं। आगे फिर से देखिए, इतना मतलब ऊल जुलूल ऊट पटांग, इसको हम क्या ही बोले, कैसा क्वेश्चन है। तो देखो मतलब ठीक है, पूछा गया है आपसे, तो इसको ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एंड करेंगे। तो आपसे पूछा गया है कि देवदास फिल्म में माधुरी दीक्षित को डांस किसने सिखाया था, या फिर देवदास मूवी में जो एक डांस था माधुरी दीक्षित का, उस डांस को कोरियोग्राफ किसने किया था? और उस गाने का नाम है, उस गाने का नाम है काहे छेड़ मोहे। ठीक है, और देवदास मूवी आप लोगों ने देखी होगी, तो ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित, इन तीनों लोगों की ये मूवी थी। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पंडित बिरजू महाराज जो थे, कथक के डांसर थे, बहुत ही फेमस। तो कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज ने इनके इस गाने को क्या किया था? कोरियोग्राफ किया था, जिसका नाम था काहे छेड़ मोहे। ठीक, और इसके बाद अगर आप देखें कुछ और गाने को, देखिए अगर एक पूछा गया है तो बाकी भी पूछा जाएगा दोस्त। बहुत मेहनत से, बहुत ढूंढ ढूंढ के टेबल बनाई गई है, अगर पढ़ ले गए तो पेपर निकल जाएगा,
इग्नोर करके भागना है तो भाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए अगर बात करें मोहे रंग दो लाल, ये एक बाजीराव मस्तानी मूवी आई थी, वहां पर तो ये कथक जो है, इसमें कथक शैली प्रयोग की गई है। और इसको भी किसने सिखाया था? पंडित बिरजू महाराज ने सिखाया था। काहे छेड़े मोहे देवदास मूवी का था, कथक डांस इसमें भी था, इसको भी पंडित बिरजू महाराज ने सिखाया था। धीरे जलना, ये एक पा मूवी आई थी, अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन के बाप बने थे। इसमें जो डांस है ये मोहिनी अट्टम से संबंधित है। धीरे जलना जो डांस है इसको सिखाया था सरोज खान ने। ठीक है, मतलब इसके कोरियोग्राफर कौन थे? सरोज खान थे। उसके बाद एक गाइड मूवी आई थी, गाइड मूवी आप लोगों ने देखी होगी, ये किसकी थी? देवानंद की। ठीक है, देवानंद जो उस टाइम कर मतलब एवरग्रीन एक्टर थे एक टाइम पे। कहते हैं कि इनके ऊपर लाल कलर का जो कोट पैंट होता है उसपे बैन लग गया था, लड़कियां छत से कूद जाती थी इनकी गाड़ी के ऊपर। तो वैसे लड़कों को लगता होगा कि ऐसा क्रेज होना चाहिए। ठीक है, तो जो गाइड मूवी आई थी इसमें एक गाना था, पिया तो से नैना लागे रे, है ना? ठीक है, अब ये जो गाना था इसको कोरियोग्राफ किया था हिम्मत लाल शर्मा ने। और इसके जो इसकी विधा थी, नृत्य शैली थी, वो कथक थी। ठीक, फिर पद्मावत मूवी आई थी, पद्मावती। ठीक है, पद्मावती या फिर पद्मावत। ठीक है, पद्मावती मूवी में आप लोगों ने देखा होगा एक घूमर वाला डांस था जिसको दीपिका पादुकोण ने किया था। वो कौन सा था? वो घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। कृपा राम देवी ने इसको कोरियोग्राफ किया था। फिर उसके बाद देवदास में ही एक और गाना था दोस्त, डोला रे डोला, है ना? कौन सा गाना था? डोला रे डोला। ये गाना देवदास मूवी का ही है। और अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें भरतनाट्यम और कथक का मिक्स है। इसको कोरियोग्राफ किया था सरोज खान ने। उसके बाद एक उसकी सलमान खान और ऐश्वर्या राय की मूवी आई थी, हम दिल दे चुके सनम। अगर आप इसके बात करें तो इसमें एक निबुड़ा निबुड़ा गाना आया था। ठीक है, कच्चा कच्चा थोड़ा थोड़ा निबुड़ा वाला। तो इसमें राजस्थानी लोक नृत्य का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये मूवी शूट भी कहां पर हुई थी? राजस्थान में हुई थी। तो इसको जो है वो कोरियोग्राफ किसने किया था? वैभवी मर्चेंट ने किया था। क्लियर? तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट हैं, जिस देखिए सारा गाना नहीं इंपॉर्टेंट होता। अब आप बोलेंगे कमली कमली में मतलब क्या है? ठीक है, अब उसके बाद बोलेंगे आज की रात मजा हुस्न वाला, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इन सब का कोरियोग्राफ क्या है? बकवास है। यहाँ पर जो है वो एक फोक डांस है या फिर क्लासिकल डांस है, जैसे कथक है, मोनी अट्टम है, घूमर है। इन सब से जो रिलेटेड सॉन्ग्स हैं ये उनकी लिस्ट है। तो इसको आप बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करें, एक गाना था मर्दाला, ये भी देवदास का था। ठीक है, मार डाला मतलब मर्दाला नहीं है। आपने सुना था मार डाला, है ना? गाना सुना होगा उसमें, देवदास मूवी में। ठीक, जिसमें वो लोट लोट के डांस करती हैं, कौन थी वो? जो भी थी, ऐश्वर्या राय। ठीक है, माधुरी दीक्षित, हाँ। तो मार डाला वाला जो गाना था उसको भी पंडित बिरजू महाराज ने ही क्या किया था? कोरियोग्राफ किया था। वो भी किससे संबंधित है? कथक से संबंधित है। 2010 में अक्षय खन्ना और अजय देवगन की एक मूवी आई थी, आक्रोश। आक्रोश में गाना था ओरे गोरी। इसमें ओडिसी डांस जो है, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य जो है, इसका इस्तेमाल किया गया था। उमा डोगरा इसके कोरियोग्राफर थी। फिर उसके बाद एक मूवी आई थी हम 1983 में। इसमें गाना था नैनों में सपना सपनों में सजना वाला। तो इसको कोरियोग्राफ किया था कमल देसाई ने। ये गरबा से रिलेटेड था, कमल देसाई ने इसको किया था। फिर लगान मूवी आई थी। लगान मूवी में एक डांस किया गया था जो ब्रज लोक नृत्य होता है बरसाना और ब्रज वाले क्षेत्र में। तो एक गाना आया था, राधा कैसे न जले। ठीक है, तो राधा कैसे न जले का कोरियोग्राफ किया था सरोज खान ने। फिर उसके बाद एक नर्तकी मूवी आई थी। ठीक है, उसमें माधुरी दीक्षित ने किया था कि एक डांस किया था जिसका नाम था कजरा मोहब्बत वाला, अखियों में ऐसा डाला कि कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। इसमें यूज किया गया था दोस्त भरतनाट्यम को। और सितारा देवी जो है ये इसकी कोरियोग्राफर थी। उसके बाद लगान में एक मूवी गाना था घाघर। ठीक है, या फिर काले मेघा जो वाला था उसको किया था किसने? सरोज खान ने। उसके बाद देवदास में ही एक गाना था सिलसिला ये चाहत का, उसको भी कोरियोग्राफ किया था सरोज खान ने। ये भी कथक से संबंधित था। तो ये दो टेबल है डांस की और गाने की। ठीक है, और इसमें आपके कोरियोग्राफर हैं, मूवी का नाम भी है। तो अब ऐसे जो ऊट पटांग क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो अब आप नहीं गलत करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। आपके लिए क्वेश्चंस बहुत सारे थे यहाँ पर अगर आप देखें तो, लेकिन अभी टाइम नहीं है। करते हैं इसको बाद में शाम को, मतलब आपको कल सुबह ये वीडियोस और मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए।
तो दोस्त मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, और सिंपल सी बात है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी मैं अगली वीडियो लेके आऊंगा। अदरवाइज मैं भी यहीं पर खत्म कर दूंगा, क्योंकि जब कोई भाई आउटपुट नहीं आएगा तो मैं फालतू में गला फाड़ के क्या ही करूंगा। ठीक है, तो दोस्त सब्सक्राइब करके जाना, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां से आप जाके ले लीजिए। एग्जाम स्फीयर नाम से टेलीग्राम का चैनल है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।